नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जबरदस्त शिकस्त के बाद कांग्रेस अब पार्टी जनाधार को मजबूत करने में जुट गई है। जहां एक तरफ बीजेपी गांव चलो अभियान के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनाधार बढ़ाने पर फोकस कर रही है, तो वहीं हरियाणा में लंबे समय से संगठन निर्माण से जूझती कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश में संगठन को फिर से खड़ा करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की है। हरियाणा में नेता विपक्ष चुनना भी कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है और शायद यही वजह है कि इन सब चुनौतियों पर पार पाने के लिए कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी को ज्यादा अधिकार देकर पार्टी के जनाधार को बढ़ाना चाह रही है। इसी बीच इनेलो और जेजेपी के वोट बैंक पर भी दोनों ही सियासी दलों की नजर है। ऐसे में इनेलो और जेजेपी की जनता के बीच ढीली होती पकड़ का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों में किसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है और क्या कहती है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों की रणनीति, यह सवाल है। तो बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति आगामी अब क्या कुछ कहती है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर्स पर ज्यादा कनेक्ट होना पार्टी चाहती है। हर सियासी दल ये चाहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर से कनेक्ट हुआ जाए जिससे कि जीत सुनिश्चित की जा सके। अभी चुनाव वाकई में हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अभी काफी लंबा समय है, अभी चुनाव होके चुके हैं, 4 साल का अरसा है। लेकिन इस बीच सियासी दलों की आगामी रणनीति क्या कुछ कहती है, क्योंकि जहां कांग्रेस अहमदाबाद से अधिवेशन कर रही है, ऐलान कर रही है कि पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को खड़ा करेंगे, तो वहीं बीजेपी भी पुरजोर तरह से तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में कांग्रेस और सियासी दलों की रणनीति, खासकर बीजेपी की रणनीति क्या कहती है और जेजेपी और इनेलो पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रदेश में बड़ी और छोटी सरकार बनाने के बाद अब प्रदेश की सियासत अंगड़ाई लेती दिख रही है। दरअसल चुनाव में शानदार सफलता हासिल कर और संगठन का काम लगभग पूरा करने के बाद बीजेपी जहां पर्व मना रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने के लिए 3 दिन तक चलो गांव की ओर अभियान चला रही है, ताकि पार्टी इतनी मजबूत हो सके कि कोई दूसरी पार्टी ये जगह ना ले सके। हमारा आश्वासन है, देश के 140 करोड़ लोगों के साथ आश्वासन है कि 2047 तक ये देश विकसित राष्ट्र बने। विकसित भारत और विकसित हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा में विकास के काम हो, इस काम में लगे हैं। और हरियाणा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 10 से 11 और 12 3 दिन तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान चलेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आगमन है उसके लिए हम सीधा जनता से न्योता देने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन में तय किया है कि प्रदेश में अब जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाया जाएगा, उनकी पूछ पहले से ज्यादा होगी। मकसद ये है कि बीजेपी जहां गांवों का रुख कर रही है, वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्षों को मजबूत बनाकर पार्टी को धार देना चाह रही है। दोनों दलों का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में इनेलो और जेजेपी के वोट बैंक को भी अपनी ओर खींचना है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक नई लड़ाई, एक नया संघर्ष, एक नया स्ट्रगल करने के लिए आह्वान किया है और वो आह्वान इस बात को सामने रख के है कि जिस प्रकार से बीजेपी और आरएसएस सत्ता में आके इस देश के विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, उन पे कब्जा अपना करने का, फिर चाहे वो वक्फ का कानून बनाने की बात हो, अब ये बात भी कही गई कि जो क्रिश्चियंस की भूमि है उन पे भी बहुत है, उस पे भी विचार अब किया जाएगा। वहीं इस खतरे को भांपकर इनेलो भी चौकन्ना हो गई है। पार्टी के कमांडर अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यकर्ताओं नेताओं को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है।
यानी प्रदेश में चुनाव अभी बहुत दूर होने के बावजूद अब सियासत में गर्मी आती दिखेगी। कोई सरकार चलाने तो कोई सरकार बनाने के लिए संघर्ष करता नजर आएगा। यही तो है राजनीति, राज जमा नीति बराबर राजनीति। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन तैयारियां सियासी दलों की पुरजोर पकड़ती नजर आ रही हैं। पूरी तरह से कांग्रेस भी पीछे नहीं रह रही है, क्योंकि एक मुख्य विपक्षी दल है जो हरियाणा में बीजेपी को चुनौती दे सकता है। पुरानी पार्टी है, लेकिन धड़ों में बटी हुई है। उसका समाधान खोजने की तमाम तौर पर शीर्ष स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। तो वहीं बीजेपी लगातार अपनी जो जीत है उस हतोत्साहित नहीं है और पार्टी को और ज्यादा प्रोत्साहित करती नजर आ रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं निराशा जरूर देखने को मिल रही है। अब सियासी डगर आगे किस सियासी दल की क्या रहने वाली है, क्या तैयारियां? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, किस तरीके का सियासी माहौल देखने को मिल रहा है? गांव चलो और जिला की जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है वो बनाने के बाद अब किसकी क्या तैयारी नजर आती है? देखिए स्वरूप, चुनाव तो बीजेपी ने जीत लिए हैं, लोकसभा में भी सरकार बनी, विधानसभा निकाय चुनाव भी। लेकिन अब मेरे को लगता है जो जिस तरह के संकेत हैं कि अब सियासत गरमाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है उसमें जिस तरह के प्रस्ताव आए हैं, जिस तरह की बातें हुई हैं, जिस तरह के फैसलों की जानकारी दी गई है, कांग्रेस ने अब ठान लिया है कि अब आक्रामक राजनीति करनी है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक तरफ बीजेपी चुनाव जीतने के बाद संगठन का काम भी लगभग पूरा है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का अभी फैसला आना है। उसके बाद 2 दिन का क्रिया सदस्यता सम्मेलन हुए, फिर अगले 3 दिन जो आज से शुरू हुए 10, 11, 12 को गांव चलो गांव की ओर, ये प्रोग्राम लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने शुरू किया था। मतलब पार्टी को पता है शहरों में हमारी स्थिति मजबूत है, लेकिन गांव में पकड़ मजबूत करना इसलिए जरूरी है ताकि पार्टी के रास्ते आगे साफ रहे। पार्टी आगे की सोच रही है, 2026 में जैसे परिसीमन होना है, 2029 है। बीजेपी के हरियाणा के कार्यकर्ताओं को इतना सक्षम, इतना परफेक्ट और इतना एकाग्र बनाने की कोशिश है कि जिस तरीके अभी बिहार के चुनाव होंगे, अगले साल फिर गुजरात के 27 में गुजरात के चुनाव हैं, यूपी के चुनाव हैं, असम के, केरल के, बहुत सारे 1 दर्जन राज्यों में चुनाव होने अगले 2-2.5 साल में। तो संगठन को मजबूत हरियाणा के लिए नहीं, ये कार्यकर्ता आगे भी पार्टी के लिए काम कर सके। और जब बीजेपी गांव की ओर चली है, 3 दिन गांव में दस्तक देगी, लोगों से मिलेगी, लोगों को बीजेपी से जोड़ेगी, और साथ साथ कांग्रेस कह रही है कि हमने 1 साल के अंदर अब जमीनी स्तर पर मजबूत बॉडी बनानी है, जिला अध्यक्षों को ज्यादा पावर दी जाएगी, टिकटों के चयन में उनकी भूमिका रहेगी, जिला कार्यकारिणी जो बनेगी। पहले क्या होता था, अभी तक हरियाणा में कांग्रेस जो लोग चला रहे थे, जिला अध्यक्ष तो ऊपर से चुनकर आते थे, नियुक्ति होती थी, लेकिन बाकी जो जिला बॉडी होती थी वो यहाँ के बड़े नेता अपने हिसाब से करते थे। लेकिन अब ये तय हुआ है कि कांग्रेस की जो जिला कार्यकारिणी बनेगी उसमें जिला अध्यक्ष की सहमति भी होगी, उसको भी बीच में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो मतलब जो पुराना ढर्रा था, जो पुराना पैटर्न था कांग्रेस का, फिर से उसको लागू करने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी अपने को और मजबूत करी और कांग्रेस अब आक्रामक राजनीति करने के लिए अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, जो पार्टी की पहले से तरीके थे उसको दोबारा से अप्लाई किया जाएगा। और इधर अभय चौटाला को पता लगा कि जैसे बीजेपी गांव जा रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है, दोनों बड़े दल है, तो उनको भी डर है कि हमारा जो जनाधार है, जो मूल काडर्स, जो वोटर्स है जेजेपी का और इनेलो का, क्योंकि शुरू से ही चौधरी देवीलाल हो, ओम प्रकाश चौटाला हो, इनका जो मूल वोटर्स है वो गांव में बसता है, गांव में। और कुछ जातियां विशेष है जो हमेशा से इनेलो लोकदल के साथ, चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला के साथ है, वो वोट छिटक ना जाए, उस पर कांग्रेस और बीजेपी की नजर लगी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सरकार तो भले ही बन गई है, लेकिन प्रदेश की सियासत में मेरे को लगता है अब गर्मी नजर आएगी आगे चलकर। महेश, जिस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, बीजेपी की तैयारियों के बारे में तो हम अक्सर चर्चा करते रहे कि मैराथन तैयारी रहती है, कभी थमती नहीं, पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा जाए? क्या बीजेपी को आने वाले समय में चुनौती दे सकती है कांग्रेस, जो तैयारियां आप देख रहे हैं?
देखिए, आप तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अहमदाबाद अधिवेशन में जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान दिया, उसी के आधार पर हम तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर कौन सी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की है? यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई कांग्रेस। और अब भी अगर मैं जिक्र करूं कि यहाँ तूफान आना तो अभी बाकी है, और आए दिन हम एक शब्द का इस्तेमाल मैं किया करता हूं, कांग्रेस पार्टी को नेस्तानाबूद करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। वरना भारतीय जनता पार्टी मौजूदा परिस्थितियों में अगर आसानी से, आराम से अगर अपना जो कार्यकाल है वो अगर पूरा करती रहे, तो कांग्रेस पार्टी में तो यहाँ तैयारियों का जिक्र भी नहीं होगा, यहाँ किसी कोशिश की शुरुआत भी नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान भले ही दे दिया हो, लेकिन उन बयानों को सही मायनों में जमीन पर उतारेंगे कैसे? ऐसा जिलाध्यक्ष कहां से ढूंढ कर लेकर आएंगे जिसकी राय बिल्कुल निष्पक्ष हो, जो गुटों में नहीं बटा हुआ, जो एक दूसरे को निपटाने की कोशिश में ना हो, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मोहरा ना हो? कहां से ढूंढ कर लाएंगे? और अगर ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस पार्टी कायम कर भी ले तो उससे दूर की कोड़ी ये बात बनी रहेगी कि निष्पक्ष तौर पर वो फैसला कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कांग्रेसी नहीं है। यहाँ तो या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं, या कुमारी शैलजा के सिपाही हैं, या रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथी हैं। इनमें से कोई भी कांग्रेसी नहीं है। ये तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। वो अगर कुर्सी पर बैठेगा तो सही, वरना फिर चाहे नायब सिंह सैनी सरकार बनाए या मनोहर लाल खट्टर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक तो कोई तैयारियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव हारने के बाद नहीं की गई है। निकाय चुनावों का भी हम जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रदेश स्तर के स्टार प्रचारक तय किए गए थे। अलग अलग नगर निगम क्षेत्रों में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई थी। कौन सा स्टार प्रचारक था जो चुनाव में प्रचार के लिए उतरा? ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतरे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले तो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वा दिए, उसके बाद वो ये कहते हैं कि तो भाईचारे के चुनाव है, मैं कभी प्रचार नहीं करता। अगर आपको पार्टी सिंबल पर फिर चुनाव लड़वा की जरूरत क्या थी अगर भाईचारे के चुनाव थे? और अगर आपको चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरना था, तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतर रहे हैं, तो फिर कुमारी शैलजा क्यों उतरे? तो साफ तौर से अभी तक तो तैयारियों जैसा कुछ भी कांग्रेस पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि एक अति उत्साह की स्थिति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में है, बेहद। यहाँ मैं साफ तौर से बात कहना चाहूंगा कि बीते विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की अपनी उपलब्धि नहीं थी, ये कांग्रेस की खामियां थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ तमाम दूसरे नेताओं की घेराबंदी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये आत्मविश्वास की 70 के पार सीटें आ रही हैं, जिसे वो हराना चाहते हैं, उसे हरा सकते हैं, जिसे निपटाना चाहते हैं, मौका पड़ा है, उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश वो कर रहे थे। तो साफ तौर से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोशिश, अपनी उपलब्धि कम थी। यहां कांग्रेस पार्टी की अपनी खामियां ज्यादा थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस रास्ते आगे बढ़ रहे थे, उस रास्ते बर्बादी उन्हें सामने दिखी है। तो फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी दिन कोई वक्त ऐसा आया जब कांग्रेस पार्टी गलतियां ना करे और एकजुटता अगर कांग्रेस पार्टी में हो जाए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अब उसी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टियां अगर खामियां छोड़ दें, आपसी जो एक दूसरे को निपटाने की कोशिश है, वो अगर किसी दिन किसी परिस्थिति में अगर कांग्रेसी छोड़ दे, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? बस उसी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग ढूंढ रहे हैं। अधिवेशन में दिए गए बयान को तैयारियां ना समझा जाए। वीरेंद्र जी, जो जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, कल भी हमने किया, बीजेपी का भी जिक्र कर लेते हैं कि बीजेपी गांव चलो अभियान चला रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश है। अगर इसे इनेलो और जेजेपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या वोट बैंक इनेलो का खिसकेगा? क्या जो तैयारियां बीजेपी की हैं, सेंध लगाने की पार्टी लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, कांग्रेस जिला स्तर पर जिला कमेटी, जिला अध्यक्षों को पावर देने की बात कर रही है, क्या बीजेपी के अनुरूप तैयारियां कांग्रेस में देख रहे हैं? और वोट बैंक के लिहाज से किसको कितना नुकसान नफा हो सकता है? वोट बैंक खिसकेगा तो किस तरफ शिफ्ट होगा? क्योंकि इनेलो में जो अभय चौटाला हैं, इनेलो के नेता, वो कहीं ना कहीं जरूर सचेत हो गए हैं, चाहे बीजेपी की तैयारियों की बात करें या फिर कांग्रेस की जो ऐलान है उनका जिक्र करा जाए। देखिए, इनेलो और जेजेपी ये तो परिवारवादी पार्टियां हैं, मतलब एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। इनेलो में अभय सिंह चौटाला के अलावा कोई नेता है क्या? जी, मतलब चौधरी देवीलाल और प्रकाश चौटाला ने तो कई नेता पैदा किए, अब विभिन्न वर्गों के नेता पैदा किए, जातियों में अपना पैठ बनाया, पार्टी का आधार बनाया। और जननायक जनता पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उसका खमियाजा अभी तक भुगत रही है। तो जेजेपी तो अभी तक उससे उभर नहीं पाई।
और देखिए इंडियन नेशनल लोकदल का जो है संगठनात्मक ढांचा मजबूत है, उसके कार्यक्रम भी चलते रहते हैं जी। लेकिन वहां पर जो निर्भरता है वो ओम प्रकाश चौटाला पर है। और जो ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला पर है, जो ओम प्रकाश चौटाला के जो उतने भी समर्थक थे वो आज भी कायम हैं, वो इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हुए हैं और मतलब उनका एक निश्चित वोट बैंक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपना आधार बना रही है, इनेलो का वोट बैंक छिटकता जा रहा है। देखिए जाट समाज की एक परंपरा रही है, एक मतलब उग्र स्वभाव का, वो सत्ता के साथ रहना चाहता है। सत्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो सभी लोगों का झुकाव इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और देखिए कांग्रेस में अब ये है कि कांग्रेस की इस समय स्थिति ये है कि गुटबाजी तो है ही है, गुटबाजी के अलावा शक्ति प्रदर्शन और नेताओं में उत्साह नहीं है जी। अब मतलब पार्टी कोई निर्णय नहीं कर पा रही और कांग्रेस कभी संगठन के बलबूते पर चुनाव नहीं जीतती है जी। कांग्रेस का कभी संगठन रहा ही नहीं है। मतलब कांग्रेस के संगठन जो रहे हैं वो कागजी रहे हैं, मतलब या डम्मी रहे हैं, मतलब संगठन के नेताओं का कोई आधार नहीं रहा। संगठन से नेता उभर कर आए हो ऐसा है नहीं। और अब भी जो कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है तो कांग्रेस के अंदर शक्ति प्रदर्शन के अलावा ऐसे उत्साही नेताओं का भी जो अभाव है और कांग्रेस में तो ये रहना ही रहना है। अब कांग्रेस में कितने भी निर्णय कर लें कि अब हम जिला कांग्रेस अध्यक्षों को जो है अधिकार देंगे, भाई जब आप पहले प्रदेश चुनाव समिति को कोई अधिकार नहीं देते, उनकी अनुशंसाओं पर अमल नहीं करते, ऊपर से पैराशूट से उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं और जब परिणाम अनुकूल नहीं आता तो विश्लेषण किया जाता है, फिर अपने अपने जो घाव है वो सलाए जाते हैं। भाई जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव हार जाए, अभी तक तो आप उसकी जिम्मेदारी तय नहीं कर पाए। बिल्कुल भाई हरियाणा में कांग्रेस की हार किन के कारण हुई, किन नेताओं के कारण हुई, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को क्या संदेश दिया। भाई जब आपने अपने हार के कारणों का विश्लेषण ही नहीं किया आज तक तो ये कांग्रेस कहां से उभरेगी। मतलब कांग्रेस में अगर आप विधायक दल के नेता का अभी तक चयन नहीं कर पा रहे हैं, भाई निर्णय तो करने पड़ेंगे। अगर निर्णय लटकाएंगे, अगर लटकाने की ये परंपरा रही तो कांग्रेस में जान कैसे आएगी। अब तो कोई चुनाव है ही नहीं, बिल्कुल अब तो जो है 4.5 वर्ष तक जो है कांग्रेस को जो है संगठन ही मजबूत करना है। लेकिन इस दौरान जो है कांग्रेस अपने कार्यक्रमों के साथ किस तरह आगे जाती है ये देखने वाली बात है। देखिए इंडियन नेशनल लोकदल को तो हर जगह कहीं ना कहीं उनके समर्थक हैं, लेकिन वो उनका पार्टी का क्या विकल्प के रूप में लोग कांग्रेस को स्वीकार करते हैं या इंडियन नेशनल लोकदल को या जेजेपी को या बहुजन समाज पार्टी को। अगर सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी तो देखो तभी जो है उस पार्टी का आधार संभव है। तो ऐसे में जो है अभी तक तो इंडियन नेशनल लोकदल हो, जेजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उसकी राह हरियाणा में आसान इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन बल को इतना मजबूत कर लिया है। और देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो इसलिए हरियाणा में अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। अगर हरियाणा में अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है तो केंद्र के कारण जीता है, केंद्र में मोदी के कारण जीता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में अभी तो व्यापक संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन जब चौथी बार 2029 में चुनाव होंगे तो सरकार के खिलाफ जो एक वातावरण होता है, जो सत्ता विरोधी लहर होती है, उसको कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल कैसे बुना पाएंगी। क्या विपक्षा गठबंधन बन पाएगा, गठबंधन बना तो क्या ये स्थायी होगा। तो ये कई बातें अभी तो ये सब बातें समय से पहले की हैं। जी देवेंद्र, जो जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, अधिवेशन का हमने कल भी जिक्र किया था, अक्सर हम चर्चाओं में करते रहते हैं। अब सवाल ये कि बड़े फैक्टर्स की बात की जाए तो कांग्रेस की जो तैयारियां हैं वो अमली जामा क्यों नहीं पहना पा रहे कांग्रेस के शीर्ष नेता, और क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह गुटबाजी एक बड़ी वजह के रूप में उभर कर सामने आ रही है। अपने अपने स्वयं के स्वार्थ जो हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के हित से ऊपर हावी हो जाते हैं। विकल्प नहीं है शीर्ष नेतृत्व पर, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हुड्डा का विकल्प कौन होगा इस पर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। क्या कोई संजीवनी मिलेगी कांग्रेस को प्रदेश के अंदर? क्या बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? क्या विपक्ष में खासकर सत्ता पक्ष जो है बीजेपी को चुनौती दे पाएगी कांग्रेस? जो मौजूदा स्थिति है, किन फैक्टर्स पर पार्टी को ध्यान देने की जरूरत है? क्या कुछ नजर आता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए सौरभ, कांग्रेस की स्थिति हरियाणा में अब करो या मरो वाली है पूरी तरह से। या तो खत्म या फिर वापसी का एक आधार, एक जमीन तैयार करनी है। जो अहमदाबाद अधिवेशन हुए, जिस तरह की बातें की गई है कि अब जिलाध्यक्षों को पावरफुल बनाया जाएगा और बूथ स्तर से कमेटी शुरू होगी, जिस तरह बीजेपी के पैटर्न पर। बीजेपी क्यों मजबूत हुई? बीजेपी ने संगठन का विस्तार किया, हर आदमी को। अभी देखिए तीसरी बार सरकार बनी है, अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन 8 और 9 अप्रैल को
सीएस दस्ता सम्मेलन किए गए और 9 को खत्म हुए तो 10, 11, 12 को चलो गांव की ओर। मैंने किसी बीजेपी नेता से पूछा कि ऐसा क्या है अब पार्टी को ये, उन्होंने कहा जी पार्टी खाली नहीं बैठे देना चाहती किसी को। उनको ये उनके मन में ना आए कि अब 4 साल सरकार है, आराम से मौज लो, अभी काम करना पड़ेगा। सरकार काम करिए तो संगठन को भी करना पड़ेगा। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने बहुत नुकसान उठाया है। लोकसभा चुनाव में देखिए आप, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, निकाय में, और आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस को अब ये है कि देख, भूपेंद्र हुड्डा का जो ये सवाल आ रहा है, मैं आपको ताजा खबर दे दूं, अभी का अपडेट। ये खबर है कि भले ही भूपेंद्र हुड्डा को कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी शायद ना दे, अब जिस तरीके से अहमदाबाद अधिवेशन में उनको ज्यादा सक्रिय नहीं देखा गया, और मतलब ये मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सुरजेवाला और शैलजा को ज्यादा तवज्जो दी गई है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को की अनदेखी हुई है, ये सोशल मीडिया में चल रहा है। लेकिन अभी अभी की अपडेट ये है कि कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के किसी करीबी व्यक्ति को बनाने वाली है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की नाराजगी पार्टी मोल नहीं लेना चाहती। भले ही भूपेंद्र हुड्डा को कोई बड़ी भूमिका ना मिले, लेकिन उनकी पूरी तरह देखी नहीं होगी, क्योंकि बड़े नेता है। ये तो मैंने विधानसभा चुनाव के टाइम भी इसी प्रोग्राम में बोला है कि भूपेंद्र हुड्डा के विरोधी भी कहते हैं कि अगर सरकार बनानी है, कांग्रेस आ सकती है तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से आ सकती है। वो स्थिति थी भी, देखी भी, लेकिन कहां चूक हुई, कहां गलतियां हुई, बीजेपी ने कितना अंदर खाते अपने आप को मजबूत किया, वो सारी कमियां दूर की जो नजर आ रही थी। तो कुल मिलाके भूपेंद्र हुड्डा के किसी करीबी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी है, क्योंकि पार्टी भूपेंद्र हुड्डा को नाराज नहीं करना चाहती। तो भूपेंद्र हुड्डा का अनुभव भी आप देखिए, कितनी बार सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, कितने साल से राजनीति, करीब 30-35 साल की उनकी राजनीति है कांग्रेस में। तो भूपेंद्र हुड्डा के अनुभव का, उनकी सक्रियता का या भागीदारी पार्टी में हो, उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए, भले ही भूपेंद्र हुड्डा को अभी जिम्मेदारी ना मिले। तो कुल मिलाकर दीपेंद्र कांग्रेस में बने रहेंगे, लेकिन यह है कि जो रद्दोबदल, बदलाव, वो समय की जरूरत होती है, हालात के हिसाब से होने भी चाहिए। तो कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि कांग्रेस अब जैसा कह रहे कि 1 साल में जमीनी स्तर पर संगठन तैयार होगा, अगर ऐसा होता है और पार्टी के लोग संघर्ष करते हैं तो मेरे को लगता है राहें आगे खुल सकती है कांग्रेस। ठीक है। अब महेश, जो तैयारियां जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस का लगातार, क्योंकि कांग्रेस की सबसे ज्यादा एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, दयनीय स्थिति यहां पर पार्टी के अंदर हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि माइक्रो मैनेजमेंट की कमी है, हार के कारणों की समीक्षा नहीं हो पाती, जो रिजल्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड नेता नहीं मिल पा रहे हैं पार्टी को, क्या वजह है? कुछ कांग्रेस के नेता हमने देखा लोकसभा चुनाव में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। विश्वास, जो ट्रस्ट फैक्टर है, उसकी कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, या फिर क्या बड़ी कमी है जिससे उबर नहीं पा रही पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस पार्टी को निपटाती है, और यही वजह रही कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब दूर तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं नहीं थी, तब एक सीट पर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया और जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जा बंधा। यही परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ चुनाव की टिकट का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता, यानी जो दूसरे टिकटार्थी होते हैं, वो इतने सक्रिय हो जाते हैं कि विरोधियों को वोट डलवाने का काम वो करते हैं, ताकि इस बार जो टिकट उनके हाथ नहीं लगा, अगली बार लग जाए, ये संभावनाएं वो बनाए रखते हैं। तो ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से मुकाबला करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी निपटा देती है। और यहाँ मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगर किसी पसंदीदा चेहरे को आप नेता प्रतिपक्ष बना भी देंगे तो उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत आखिर कैसे होगी? यहाँ एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल होते रहे उदय भान मान्य नेता नहीं थे, वो पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लीड नहीं कर रहे थे, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथियों को लीड कर रहे थे। अगर इस तरह का नेता प्रतिपक्ष आप बना देंगे, अगर इस तरह का प्रदेशाध्यक्ष आपके पास होगा जो तमाम कांग्रेसियों को लीड नहीं करता है, जो तमाम कांग्रेसियों से संवाद तक नहीं कर सकता है, उसकी बात तक नहीं सुनी जाएगी, उसका फोन तक नहीं उठाया जाएगा, तो ये मानकर चलिए फिर पार्टी मजबूत कैसे होगी? कैसे आप एक मजबूत जिला अध्यक्ष ढूंढ लेंगे? और अगर ऐसा कोई चेहरा आपने ढूंढ भी लिया तो क्या वो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत कर पाएगा? बिल्कुल, ये बड़े सवाल हैं। वीरेन जी, बात की जाए वोट की क्लासिफिकेशन के मुताबिक अगर हम चर्चा करें और वोटों के ध्रुवीकरण की बात की जाए तो इनेलो लगातार कह रहे हैं, इनेलो के जो नेता हैं अभय चौटाला की अशोक अरोड़ा अगर पार्टी में आना चाहते हैं तो फिर से पार्टी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर अशोक अरोड़ा का मन बदलता है तो फिर वो इनेलो में जाएंगे, कांग्रेस को एक झटके के तौर पर
देखा जाएगा किस तरह की, हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वोट बैंक हैं, कोर वोट बैंक हैं इनेलो के, जेजेपी का कैसे कमबैक होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों में वोट बैंक के लिहाज से किसको ज़्यादा फायदा होता नजर आएगा आने वाले समय में सियासी इस उठापटक के बीच में? पूरे अगर सिनेरियो को समझने की कोशिश करें सर, तो क्या कुछ नजर आता है इस खींचतान में, क्योंकि वोट बैंक को लेकर अब मजबूत करने की कोशिश हर सियासी दल कर रहा है? देखिए, अशोक अरोड़ा इनेलो छोड़कर आए, कांग्रेस में आए, तो वापस इनेलो में क्यों जाएंगे? मतलब वो इतने वर्ष तक जो है इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे जी, और वो छोड़कर आए, तो मतलब ये कारण समझा जा सकता है कि जो उनको वास्तविक में मान सम्मान वहां मिलना चाहिए था प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, वो नहीं मिल पा रहा था जी। वो वहां घुटन महसूस कर रहे थे, उनको लग रहा था कि इंडियन नेशनल लोक दल में अब उनका कोई भविष्य नहीं है। अब देखिए, वहां एक बात बड़ी स्पष्ट है कि ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, तो परिवार के जो लोग हैं उनको ही खुश करने में उनकी मजबूरी होती है। अगर परिवार का मुखिया नाराज हो जाता है तो उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाता है जी। अब वो कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी में आए हैं, देखिए आते ही देखिए अब उनके विधायक दल का नेता बनने की दौड़ में भी वो शामिल हो गए। और देखिए, यहाँ अगर जो है कि इंडियन नेशनल लोक दल में एक माना जाता है कि यहाँ जाट समाज का ही वर्चस्व है, दूसरे वर्गों को इतना महत्व नहीं मिलता, तो ये स्थिति इधर देखिए अब भारतीय जनता पार्टी में हालांकि देखिए संगठन बहुत मजबूत है, प्रदेश स्तर से लेकर केंद्र की बहुत भूमिका है, तो लेकिन वहां भी अब ये स्थिति बनती जा रही है कि जो पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, उनको भी कहना पड़ा कि हम भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की संस्कृति नहीं पनपने देंगे। वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, ये आसानी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या रोग फैलता जा रहा है। जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं वो अपनी संस्कृति अब भारतीय जनता पार्टी में लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब तक इनसे अछूती रही है। और आगे आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोक दल अपना कितना आधार बना पाएगा, वो 36 बिरादरी में किस तरह अपनी पैठ बना पाएगा, और इंडियन नेशनल लोक दल जो है भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग होगा ही होगा, क्योंकि सरकार अगर लगातार रहती है, मतलब 3 कार्यकाल तक रहती है, तो लोगों की जो है आलोचनाएं सहनी पड़ती हैं, लोगों को अपेक्षाएं अधिक होती हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन जब तक केंद्र में मोदी है, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। और उसका कारण भी है कि संगठन का मजबूती से ये एक बात बड़ी स्पष्ट है कि केंद्र के कारण जो है लोग जो है हरियाणा के अंदर चाहे देखिए मतभेद है, भारतीय जनता पार्टी में मतभेद है, भारतीय जनता पार्टी में भी वो खेल होता है जो कभी चुनौतियां कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने बड़ी हैं, और बीजेपी से किस तरह से पार पाएगी ये भी एक बड़ी चुनौती पार्टी के आगे बनी हुई है। इनेलो और जेजेपी को कितना इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा सियासी तौर पर, ये भी सोचने और समझने वाली बात होगी। वीर जी, समय की कमी के चलते मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव बेशक दूर हैं, लेकिन सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। हर सियासी दल अपनी सत्ता को, अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटा है। कौन किसकी शय होगी, किसकी मात होगी, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन जो वोटर्स है उनमें पैठ बनाने की हर सियासी दल कोशिश जरूर कर रहा है। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।